ये कहानी है मध्य प्रदेश की माटी की, एक ऐसे सपूत की जिसने कभी सोचा नहीं था कि वो आईपीएस अफसर बनकर देश की सेवा करेगा। वो तो इंजीनियर बनना चाहता था, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर युवकों का सपना होता था इंजीनियर बनना। राजधानी भोपाल के उस समय के एकमात्र मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जो अब मैनेट के नाम से देश दुनिया में जाना जाता है, उससे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद कुछ समय प्राइवेट नौकरी करने वाले इस अफसर का प्राइवेट नौकरी से जल्द ही दिल भर गया और फिर अहमदाबाद के IIM से MBA की डिग्री ले ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तो उन्होंने सिविल एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी और पहले ही प्रयास में IPS बनने में सफल हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1989 बैच के IPS अफसर और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सपूत मुकेश जैन की। पिता राजगढ़ के प्रख्यात गणित और फिजिक्स के शिक्षक रह चुके हैं। छोटे भाई भी भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं। मुकेश जैन संभवतः मध्य प्रदेश के पहले IPS अफसर हैं जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की डिग्री हासिल की है। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त हैं और पूर्व में SP रायसेन, SP मंदसौर, IG CID के अलावा केंद्र सरकार के कई अहम पदों पर पदस्थ रह चुके हैं। पुलिस अफसर होने के साथ साथ आप एक अच्छे लेखक भी हैं। आपकी 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मुलाकात कीजिए मुकेश जैन साहब से और जानिए उनकी जिंदगी के बारे में उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टी टाइम और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। टी टाइम में आज हमारे मेहमान हैं डैशिंग और स्मार्ट ऑफिसर मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, मध्य प्रदेश की माटी राजगढ़ के रहने वाले हैं। IPS है 1989 बैच के और अभी वर्तमान में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। तो बात करेंगे उनसे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके सफर के बारे में जानेंगे। और स्वागत कीजिए, बहुत बहुत स्वागत कीजिए मुकेश जैन सर। स्वागत है। धन्यवाद जुबैर भाई। सर, किस तरह की जर्नी है, किस तरह की शुरुआत रही मध्य प्रदेश के राजगढ़ से लेकर फिर दिल्ली और हार्वर्ड, अलग अलग जगहों से घूमते हुए रायसेन SP रहे, मंदसौर SP रहे, डेपुटेशन पर दिल्ली में काफी लंबे समय तक रहा। किस तरह की जर्नी रही, क्या सोचा था बचपन में? क्योंकि सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, सबके अलग अलग सपने होते हैं। आपका बचपन से क्या ड्रीम था? क्या IPS बनना ही ड्रीम था या किसी और फील्ड में जाने की इच्छा थी? क्योंकि एक सवाल होता है, क्योंकि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा एजुकेशन से रहा है। आपके फादर प्रिंसिपल रहे, मैथ्स के राजगढ़ के माने हुए मैथ्स के टीचर्स से प्रिंसिपल रहे हैं। आपने बहुत कुछ पता लगा लिया मेरे बारे में, पहली बात, और बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए। मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। राजगढ़ में बड़ा हुआ हूँ। हायर सेकेंडरी वहीं से किया था, हायर सेकेंडरी स्कूल। पापा उसमें प्रिंसिपल थे, आपको सही पता है। उसके बाद मैं मैनिट में, उसमें मैनिट को MSCT कहते थे, मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, वहाँ से BE किया, BE इलेक्ट्रॉनिक्स। जब हायर सेकेंडरी हम लोग 11वीं के बाद जाते थे, उस समय मेरिट में नाम था। इंजीनियरिंग करने के बाद लगता था कि कुछ अलग किया जाए, तो IIM अहमदाबाद का नाम सुना था कि बहुत बड़ी चीज़ होती है, वहाँ पे एडमिशन बड़ा डिफिकल्ट होता है, और MBA करना चाहता था। तो भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, जो कि आज भी विश्व का बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में जिसकी गणना होती है, तो उसमें, और ये भी गर्व से बताना चाहूँगा कि उस समय मेरा एकमात्र सिलेक्शन था पूरे मध्य प्रदेश से। तो IIM अहमदाबाद से MBA किया। उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने गया मैं बॉम्बे, लेकिन लगा कि मैं अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। समाज को, जो समाज ने मुझे दिया है अब तक अपनी पढ़ाई में और सब में, तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, ऐसा कुछ विचार बना। तो वापस IIM अहमदाबाद आके और रिसर्च एसोसिएट बन गया मैं एक प्रोफेसर के साथ में, और वहाँ पे फिर तैयारी चालू की। फॉर्चुनेटली IPS में सिलेक्शन हुआ। IPS के बाद मध्य प्रदेश का ऑर्डर मिल गया, एक बहुत अच्छी चीज़ थी, तो इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहा। बड़ा टफ होता है UPSC यानी कि सिविल एग्जाम क्रैक करना, बहुत लाखों लोग एग्जाम्स देते हैं। आपको किस तरह, जब आपने प्रोफेसर भी भी की है, अपने प्रोफेसर भी रहे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी की, तो जब आपने UPSC या सिविल एग्जाम्स को क्रैक करने की कोशिश की, तो किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई, किस तरह की मेहनत करना पड़ा?
ये बात सही है आपकी। यूपीएससी बहुत डिमांडिंग एग्ज़ाम है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं सौभाग्यशाली था कि जब मैं अहमदाबाद में था और रिसर्च एसोसिएट की तरह काम कर रहा था तो IIM अहमदाबाद की पूरी लाइब्रेरी हमको अवेलेबल थी और कुछ ऐसे लोगों से भी चर्चा की जिनका पहले सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ बैठ के, और उस समय हम लोग को 2 विषय लेने पड़ते थे, आजकल 1 विषय हो गया है। तो मैनेजमेंट एक विषय मेरा रहा ही था, MBA मैंने किया था। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मैंने दूसरा सब्जेक्ट लिया। दोनों की मेहनत की और काफ़ी मेहनत लगती ही है इस एग्ज़ाम में। उसके बाद में अच्छा लगा कि मैं आज IPS में हूँ। कौन सा प्रयास रहा, कौन सा अटेम्प्ट रहा? पहला ही एक ही है, मतलब मैं डिसीजन लेने में इतना लेट हो गया था कि मेरे पास एक ही अटेम्प्ट था, तो पहले ही प्रयास में हुआ और वही ऑप्शन भी था। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि यूपीएससी के लिए लोग फर्स्ट 2 अटेम्प्ट और कई बार 3-3, 4-4 अटेम्प्ट करने के बाद भी सक्सेस नहीं होता, लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। अच्छा, जब मैंने मौलाना आजाद जो था पहले एक मध्य भोपाल में एक ही कॉलेज हुआ करता था, जब आपने वहाँ से इंजीनियरिंग की, उसके बाद IIM से आपने MBA किया, तो कब, मतलब जिस तरह से मैंने आपसे पूछा था कि बचपन में क्या कभी कोई ऐसा ड्रीम था कि इंजीनियरिंग की सोचा था, या कभी ये बाय चांस आप IPS आ गए? देखिए, जब आप मिडिल क्लास परिवार से आते हैं तो बहुत लंबे समय का तो नहीं सोच पाते। बड़ी फ्रैंकली बताऊं मैं तो, जब तक हायर सेकेंडरी में स्कूल में पढ़ रहे थे तब तक लगता था MSCT बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ किसी तरह पहुँचा जाए। तो तब तक का ड्रीम था कि MSCT एडमिशन लेना है। MSCT में जब आप अपने साथियों से, अपने सहपाठियों से बात करते हैं तो लगता है अरे IIM अहमदाबाद एक ऐसी चीज़ है जहाँ जाना चाहिए। और हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हम लोग, लगता था वो भी बहुत डिफ़िकल्ट ड्रीम था, लेकिन किसी तरह से करके वहाँ पे कैट की तैयारी की, सिलेक्शन हुआ। वहाँ जाने के बाद एक नेचुरल था कि भाई MBA आप करते हो तो प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करते हो, तो प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन भी किया मैंने। लेकिन वो जो अनुभव रहा मुझे, मैं प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि मेरी पर्सनैलिटी उसके लिए नहीं बनी हुई, मुझे पब्लिक सर्विस में आना है। तो इसलिए मैंने फिर जाके दोबारा IIM अहमदाबाद में अपने एक प्रोफेसर के साथ रहते हुए, ताकि काम भी चलता रहे, सैलरी भी मिलती रहे, अपनी किताबों का खर्चा भी निकलता रहे, आके तैयारी की और सिलेक्शन हुआ। आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी किया है। शायद मध्य प्रदेश में अभी तक ना, मुझे नहीं लगता कि कोई IAS या IPS ऑफिसर हो या जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, इतनी पॉपुलर, इतनी फेमस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। तो ये आप IPS में आने के बाद आपका डिसीजन रहा या फिर पहले से ही था? सर्विस के दौरान वहाँ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बिजनेस स्कूल वहाँ का बहुत फेमस है। एक कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उनके बारे में सिखाता है, उनके बारे में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। तो वहाँ की एक बड़ी फेमस फेलोशिप है मैसन फेलोशिप। तो मैसन फेलोशिप का नाम मैंने सुना सर्विस में आने के बाद। फिर मुझे लगा कि करना चाहिए, उससे कुछ वैल्यू एडिशन होगा तो शायद मैं सर्विस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, ज़्यादा योगदान दे पाऊँगा। तो वही समय था लगभग 2002-03 के आसपास का। मैंने वहाँ का फॉर्म भरा और संयोग से, सौभाग्य से सिलेक्शन भी हो गया। तो वहाँ गया और 1 साल की वो जो डिग्री मिली, वो बहुत सीखने को मिला उसमें, क्योंकि हमारी क्लास में, मैं आपको बताऊँ, 48 देशों के लोग थे। और ये सामान्य वो उस तरह की क्लास नहीं थी कि आपको यंग बच्चे जो है डिग्री करके निकल जाएँ। हमारे क्लास में वो सारे लोग थे जिनके पास या तो बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट थे, या वहाँ के मिनिस्टर्स थे, कई अफ्रीकन देशों के या एशियन देशों के। तो वो जो डिस्कशन से जो सीखने को मिला, वो एक अभूतपूर्व तरह का अनुभव था और काम भी आया। किस तरह का तालमेल बिठाया कि आपने लीव ली होगी, एजुकेशन लीव लेके गए थे या जॉब में रहते? नहीं, उसका प्रोसीजर क्या होता है कि ये आपका जब सिलेक्शन होता है तो आप DOPT को अप्लाई करते हैं, एंड पार्शियल फंडिंग स्कीम कहलाती है वो। तो न सिर्फ आपको वो पेड लीव होती है, मतलब कि आपको सरकारी उस पर माना जाता है, साथ में सरकार आपको कुछ पैसा भी देती है जो वहाँ की फ़ी वगैरह के लिए काम आ सके। तो वो छुट्टी नहीं थी, एक तरह से कह सकें आप तो कि सरकार की तरफ से ही था। सिलेक्शन हमारा था, सिलेक्शन में किसी का योगदान नहीं था। हमारा सिलेक्शन होने के बाद हमने सरकार से कहा अब हम जाना चाहते हैं इस स्कीम के तहत। चलिए सर, अब आपका IPS सिलेक्शन हो गया, अलग अलग सर्विसेज मिला है, प्राइवेट सेक्टर में। जब आपका IPS में सिलेक्शन हुआ तो आपको बाई लक मध्य प्रदेश कैडर भी मिल गया, तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई होगी कि चलो मध्य प्रदेश के अपने माटी की, अपनी उसकी सेवा करने का मौका मिला। तो किस तरह की जो IPS या पुलिस परिवार में जब आप शामिल हुए तो किस तरह की जर्नी रही? आप रायसेन में SP रहे, आप मंदसौर में SP रहे, लेकिन इसके पहले की जो जर्नी रही जब फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि पहली पोस्टिंग मेरी हुई बालाघाट में। और बालाघाट आपको याद हो 1990-91 की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय नक्सलवाद बहुत हद तक बिल्कुल चरम सीमा पे था। मेरे ज्वाइन करने के पहले ही सीतापाला करके एक जगह है वाराणसी में, लांजी तहसील में, जहाँ पे एक बस का एक्सप्लोजन हुआ था नक्सलवादियों द्वारा।
तो बड़ा पीक पे था। और मुझे याद आता है कि उस समय हम लोगों ने दोनों तीनों तरह से, मतलब एक तो जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स होती हैं उस तरह से नक्सलवादियों से कैसे लड़ा जाए, वो तो मेन काम था ही। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं अपना कहूँगा कि उस दौरान मैंने क्या किया, उस समय के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे और मार्गदर्शन पे, कि मुझे भेजा गया कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के उन जिलों में जाओ जहाँ पे नक्सलवाद हमसे ज़्यादा फैला हुआ है और उस समस्या को समझो। और अभिजीत मध्य प्रदेश था। हाँ, उस समय छत्तीसगढ़ भी साथ में था। तो मैं आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर इन जिलों में गया। वहाँ के उन पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों से बात की जहाँ नक्सलवाद ज़्यादा था। उनका कुछ लिटरेचर उन्होंने जो सीज किया था उसकी कॉपी की, उसको समझा। और इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि मैंने किताब लिखी आगे आकर, यहाँ नक्सलवाद एक चुनौती, वो हिंदी में किताब थी, लिमिटेड सर्कुलेशन था क्योंकि हम अपने लोगों के लिए। तो हमने सबसे पहले ये जाना कि ऑपरेशनल टैक्टिक्स के साथ में साइकोलॉजिकल वारफेयर का बड़ा महत्व है नक्सलवादियों से चुनौती में। तो उस समय हमने वो जो प्रयोग किए और साइकोलॉजिकल वारफेयर के, वो बड़े सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स थे। तो सर फिर नक्सल की पहली पोस्टिंग ही आपकी नक्सल प्रभावित जिले में बालाघाट, उस टाइम नक्सल काफी रुच पर था। वो चुनौती जो फिर इसके बाद आपकी पोस्टिंग रायसेन एसपी रहे, रायसेन जो है एक काफी संवेदनशील कम्युनल, उसके हिसाब से काफी संवेदनशील माना जाता है। सेकंड पोस्टिंग मंसूर रही, तो वहाँ ड्रग्स माफिया का पूरा, तो रायसेन ये सब तो ऐसे तो चुनौती मिलती नहीं। मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ एक तरह से कह सकूँगा कि बालाघाट के बाद में मैं जबलपुर एडिशनल एसपी रहा लगभग 1.5 साल। और जबलपुर में अपने आप में काफ़ी बहुत गहन अनुभव को मिलता है हर तरह का, कानून व्यवस्था का भी, अपराधों की समीक्षा वगैरह का भी। उसके बाद मैं कमांडेंट रहा 23 बटालियन में, वो भी एक अच्छा अनुभव था। रायसेन, आपका कहना सही है कि रायसेन की समस्याएं पुलिसिंग के हिसाब से ऐसी हैं जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राजधानी के पास है तो बहुत इस तरह की समस्याएं भी होती हैं। मंडीदीप हमारा था तो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स का होता है। तो अलग अलग तरह की समस्याएं रायसेन में, उससे भी मौका मिला। और मंदसौर में भी अगेन आपका कहना सही है कि अफीम और उसकी तस्करी के संबंध में। तो ये 3-4 जिलों में जहाँ भी मैं रहा हूँ, उसने मुझे अलग अलग तरीके से सीखने और ग्रो करने का मौका दिया। क्या फिर एसपी जब आपका प्रमोट डीआईजी प्रमोट करते कि मन में गए मध्य प्रदेश, आप पूरा डीआईजी आपका जो कार्यकाल रहा, पूरा डेपुटेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहा? नहीं, ऐसा नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मन भर गया। अपने माटी से कभी मन किसी का भरता नहीं है। मेरे माता पिता और परिवार तो यहीं ही रहता है। एक तो व्यक्तिगत रीज़न था, मेरी पत्नी उसी समय ISB हैदराबाद से MBA करके आई थी और उनको जो है अपना जॉब जयपुर में मिला था। पर साथ में मैं ये भी चाहता था कि केंद्र सरकार का कुछ अनुभव हो। तो उस समय मैं पासपोर्ट अधिकारी जयपुर के रूप में मेरी पदस्थापना हुई और 1.5 साल लगभग रहा। वो एक अलग तरह का अनुभव था और बहुत खूबसूरत अनुभव था। एक दूसरा विभाग, पासपोर्ट में क्या होता है आपको कि जनता को सुविधा कैसे दी जाए। इनफैक्ट मैं बड़े अच्छे से कहना चाहूँगा कि पासपोर्ट से जो लर्निंग हुई उसको मैंने बड़े अच्छे से ट्रांसपोर्ट में अप्लाई किया है, क्योंकि लगभग सिमिलर तरीका है कि आवेदक आता है, कुछ अपने कागज़ लेके आता है और एक सर्विस चाहता है कि वहाँ पे, हाँ, तो कि पासपोर्ट चाहता है। तो मैं पहले ही दिन जब अपने RTO साथियों से बात कर रहा था तो मैंने कहा वही कि हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे ऑफिस में आए वो संतोष होकर नहीं जाए, खुश होकर जाए, प्रफुल्लित होकर जाए। वो मेरा एक्सपीरियंस जो पासपोर्ट का था वो मैंने ट्रांसपोर्ट में अप्लाई करने का प्रयास किया। ठीक है, फिर उसके बाद आप IGCID रहे, वापसी करी IGCID के रूप में। तो फिर अलग अलग जगहों का अलग अलग एक्सपीरियंस लेके जब आप मध्य प्रदेश में वापसी की CID IG बने, वो CID IG का अनुभव कैसा रहा? उसके पहले आप छोड़ गए कि मैं जब वहाँ पे रहा DIG SSB एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और नेपाल और भूटान बॉर्डर पे जो कि ओपन बॉर्डर्स हैं उनकी गार्डिंग एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। तो वहाँ पे हमने बहुत काम किया। और जो मैं आपको बता रहा था साइकोलॉजिकल वारफेयर जो हमने नक्सलवाद में सीखा बालाघाट में, वो हमें SSB में बहुत काम आया। नेपाल बॉर्डर पे कैसे जनता को अपने साथ रह के और बॉर्डर को गार्ड किया जाए, ये हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद फिर मैं IGCID रहा, हालांकि कम समय रहा लेकिन बड़े अच्छे से हमने उस समन्वय की प्रक्रिया, उस समय तक टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आगे बढ़ गई थी। कुछ ऐसी वेबसाइट्स और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स थे जिनके तहत हम क्राइम के आंकड़ों को विश्लेषित करके पता लगा सकते थे कि कहाँ से क्राइम ओरिजिनेट हो रहा है और अब संभवतः कहाँ होगा। तो वो कुछ अच्छे प्रयोग हमने CID में रहते हुए किए और वो काम भी आए। उसके बाद में फिर मैं वापस चला गया था। मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जॉइंट सेक्रेटरी रहा और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में जॉइंट सेक्रेटरी रहा। सर, क्योंकि मेरा सर के जो छोटे भाई हैं उपेंद्र साहब, वो भी मध्य प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर हैं, वर्तमान में
AMD पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। सर मेरी उनसे बात हुई थी तो वो बता रहे थे वो आपको बहुत मानते हैं, उनकी इमेज आपके ऊपर बहुत बड़ी छाप है। और आपके जो फादर है मैथ्स के काफी अच्छे टीचर्स रहे हैं, मतलब राजगढ़ में जो था उनका एक अलग ही नाम था मैथ्स के मामले, मैथ्स एंड फिजिक्स के मामले में। आपके पापा का जैसे आपके भाई पर उपेंद्र साहब पर आपकी एक अमिट छाप है, आपके पापा की, आपके फादर की आप पर कितनी छाप है? पूरी कहूंगा मैं तो मतलब पापा जैसा आपने कहा है बड़े प्रसिद्ध टीचर रहे हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के। उनकी जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का जो तरीका था उसकी हम तो खैर प्रत्यक्षदर्शी हैं ही, बाकी बहुत सारी एक पूरी जनरेशन उनसे सीखी है और वो आज तक कहती है कि हम लोगों ने जो सीखा है और वो जो सीखते थे वो निश्चित ही बाद में काम आता था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं बिना हिचक के और बिना एग्जरेशन के कहना चाहूँगा कि मेरी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स की दाद दी जाती थी कि अरे इतना अच्छा मैथमेटिक्स, वो सब चीज़ें जेनेटिक्स से ज़्यादा कि जिस तरह से बेसिक्स से हमने सीखा कि कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी, संस्कार तो मिले ही हैं पापा से। फादर ने कब या आप क्योंकि अपने परिवार के पहले IPS ऑफिसर, सेकंड में आपको छोटे भाई रहे, तो फादर ने आपको कभी मोटिवेट किया कि किसी फील्ड में जाने के लिए, कोई फील्ड चुनने के लिए? क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं या स्कूल में रहते हैं या कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो डेफिनेटली फादर आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो उन्होंने किसी तरह आपको मोटिवेट किया? देखिए उनका मोटिवेशन बड़ा विचित्र तरह का था, जिसमें एक गाइड भी थी और फ्रीडम भी था। उन्होंने कहा कि भाई 11वीं क्लास में जब तक तुम हो तब तक तो शायद तुम्हें पता नहीं कि क्या क्या विकल्प हैं, तो मैं चाहूँगा कि तुम इंजीनियर बनो और इंजीनियरिंग में मध्य प्रदेश में इस समय बेस्ट MSCT है तो वहाँ के लिए प्रयास करो। तो ये उनकी एक इच्छा कह लीजिए, गाइडेंस कह लीजिए, वो था। जब हम इंजीनियरिंग में चले गए और तब हम कई बार उनसे पूछते थे कि अब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा अब तुम उस समझ के लायक हो गए हो जबकि अपना निर्णय खुद ले सको। तो IIM अहमदाबाद जाने का निर्णय मैं कहूँगा खुद का ही था, पर उसमें ना उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि अरे इसकी जगह तो ये कर लेती तो अच्छा रहता। एंड ही वाज हैप्पी जब मेरा IIM अहमदाबाद में सिलेक्शन हो गया तो बहुत खुश थे। जब बच्चे रहते हैं तो पेरेंट्स का एक बड़ी अमिट छाप रहती है और कई चीजें होती है कि हम इसकी तरह बने या उसकी तरह बने, करेक्ट, और गाइड करते हैं। लेकिन ये बहुत कम पेरेंट्स होते हैं कि जो अपने बच्चों को अपने खुद के डिसीजन, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि अच्छा करें उनके बच्चे, पर फॉर्चुनेटली और वो चीज़ हमने सीखी भी कि आप फोर्स नहीं कर सकते बच्चे को कि ये करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ। आप उसको बोलिए कि मैंने अब तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है जहाँ पे तुम्हारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो, तुम अपनी प्रेफरेंसेस को, तुम्हें क्या पसंद आता है, तुम किस में समाज को ज़्यादा अच्छा दे पाओगे और फिर वो रास्ते चूज करो। सर जैसे बालाघाट का आपने एक्सपीरियंस बनाया, जब चूंकि फर्स्ट पोस्टिंग आपकी एज SP रायसेन हुई और पूरी कप्तान के रूप में हुई, तो बहुत सारी आपके सामने चुनौतियां भी हुई होंगी, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम भी आए होंगे जो एक आपके मन मस्तिष्क पर, आपके दिलो दिमाग पर छाए रहे अनुभव होते, ऐसा कोई अनुभव साझा? अब ऐसा कोई विशेष अनुभव आज तो याद नहीं आ रहा, लेकिन पुलिसिंग का काम तो आप जानते ही हैं कि मतलब हर एक रोज एक नया अनुभव रहता है और उनको सॉल्व करना, बड़े बड़े केसेस होते हैं, कुछ मर्डर के, कुछ चोरी डकैती के। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, जब आपने कहा तो मैं रायसेन SP था, तब ओबेदुल्लागंज के पास के जंगलों में एक बार 7 बच्चों का अपहरण हो गया था। उस केस को हम लोग विदिन 24 आवर्स सॉल्व कर पाए। उन सभी बच्चों को जिंदा न सिर्फ छुड़ा पाए बल्कि उन सारे अपराधियों को, जिनमें से कुछ उत्तर प्रदेश के थे और कुछ मध्य प्रदेश के, पकड़ पाए। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी था और यादगार भी है। इतनी बिजी लाइफ के बीच इतनी मतलब आपका जो वर्क है, तब बिजी लाइफ है, पुलिसिंग में इतनी बिजी लाइफ रहती है, फिर आपने जहां जहां किया सब ऐसे जो पोस्टिंग रही है आपकी कि 24 आवर बिजी रहे, तो ये आपकी जो फिटनेस है, ये जो आपकी स्मार्टनेस, इसका क्या राज है? फिटनेस इसी चीज से जुड़ी हुई है कि आप यदि बिजी रहते हैं तो एक तो आप प्रसन्न रहते हैं, आप काम में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, एंगेज रहते हैं, आपके में कोई नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि आप काम करने में इतना मशगूल रहते हैं कि लगता है कि अब जल्दी से ये पूरा हो और अगला काम करूं ताकि समय पे पूरा हो सके। तो पहली बात तो ये कि निगेटिविटी आती है तब आपके चेहरे पे झलकने लगती है। यदि आप पॉजिटिव हो, ऑस्कर वाइल्ड की एक बड़ी फेमस स्टोरी है डोरियन ग्रे का पिक्चर, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, कि यदि आप पॉजिटिव हैं तो वो चेहरे पे नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जब रहा मैं, तो संयोग से एक टाइम टेबल ऐसा था कि भाई आपको अचानक फील्ड जॉब नहीं होता है दिल्ली में, ऑफिस जॉब होता है लेकिन गहन होता है, तो आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइजेज और उनका काम टाइम मिल जाता है, तो एक रेगुलर सी लाइफ रहती है। तो उन दोनों चीज़ों से संभव था कि ऑलमोस्ट 31-32 ईयर्स आपको पुलिस फैमिली में हो गए, तो क्योंकि ADG रैंक तक आने में मैंने कई ऑफिसर से मुलाकात होती, तो उनकी फिटनेस
खत्म हो जाती है, लेकिन आज भी आपकी फिटनेस देख के, आपके चेहरे को, फेस का ग्लो देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपकमिंग आईपीएस जिस तरह के आते हैं या अपकमिंग ऑफिसर्स आते हैं, उस तरह इसको किस तरह से मेंटेन करते हैं? कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो धन्यवाद देना चाहूँगा सारी जो तारीफ आपने की। देखिए क्या होता है कि मैंने वही बताया आपको, पढ़ने लिखने का बहुत शौक है मुझे, अच्छी किताबें, मैनेजमेंट की बेस्ट सेलर्स पढ़ने का बहुत शौक है, लिखता भी बहुत हूँ मैं मेरे ख्याल से 3-4 किताबें मेरी पब्लिश हो गई हैं। एक कविता संग्रह था, जहाँ तक देखता हूँ, जब मैं एसपी रायसेन था तब लिखा था। नक्सलवाद एक चुनौती, मैंने आपको बताया कि जब मैं बालाघाट में था तब लिखा। उसके बाद इंग्लिश की एक किताब लिखी थी मैंने, एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट, ए ब्लू प्रिंट फॉर री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, की जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रैक्टिसेस को यदि सरकार में लाके हम करें तो क्या बेहतर कर सकते हैं क्या। उसके बाद एक किताब जो अभी पब्लिशर के पास पे है वो है हैप्पीनेस के बारे में, कि उसका नाम है मर्लिन मोनरो सिंड्रोम, व्हाई बीइंग रिच एंड सक्सेसफुल डज नॉट मेक यू हैप्पी। मीन्स कि सिर्फ पैसा या सफलता आपको क्यों आनंदित नहीं कर सकती, ये उस पे थीम पे है। साइंस ऑफ हैप्पीनेस एक मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा है, जिस पे मैं क्लासेस भी लेता रहा हूँ। तो आपके जो प्रश्न पे मैं आया कि यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा एंगेज रहेंगे ऐसे कामों को करते हुए जो कि अच्छे हैं, जो दूसरों को मदद करते हैं, जो कि समाज को सुधारते हैं, सिस्टम्स को बेहतर करते हैं, तो अंदर जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो वो आपको यंग रखते हैं, आपको मजा आता है वो सारी चीजें करने में, तो आप यंग बने रहते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा फैमिली पे आते हैं, आपने लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई, या आफ्टर जॉब में या बिफोर जॉब? आपके पूछने का अंदाज ऐसा है जैसे कि आपको कुछ पता है। मैं जब जबलपुर में एडिशनल एसपी था तो मेरी अपनी धर्मपत्नी से मुलाकात हुई। वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, उसमें इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया था उन्होंने जस्ट, उनसे शादी हुई एंड उसके बाद उनका भी एक अच्छा कैरियर रहा है। शी वेंट टू आईएसबी फॉर डूइंग एमबीए। अभी रिसेंटली उनको इकोनॉमिक टाइम्स ने बेस्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया है। तो लव कम अरेंज्ड कह लीजिए बड़ा। अच्छा, पुलिस की जो जॉब होती है, पुलिस ऑफिसर की जो जॉब होती है तो बहुत रिस्की होती है, दूसरी राउंड द क्लॉक जॉब होती है। जब आपकी मैरिज हो गई तो फैमिली में कैसे आप तालमेल बिठा पाए, किस तरह से फैमिली को टाइम देते हैं? वो एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है पुलिस के हर अधिकारी को उससे गुजरना पड़ता है, चाहे वो आरक्षक हो या डीजी हो। अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम पुलिस वालों के साथ रहता ही है। भाई आप ये नहीं कर सकते कि रात को 2 बजे आपको कॉल नहीं आएगा या सुबह 4 बजे नहीं आएगा। तो हम पुलिस में जब ज्वाइन करते हैं पहले दिन तो ये तो मान के चलते हैं कि ये तो होगा। जैसे डॉक्टर्स आप ये नहीं कर सकते कि रात को 4 बजे अचानक नहीं उठा दिया जाएगा। तो वो पहली बात। दूसरी बात है कि आपके खाने के टाइम का भरोसा नहीं है, आपके सोने के टाइम का भरोसा नहीं कि आज थाने में अचानक आप मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने गए। तो एक बार मुझे याद आता है जब मंदसौर एसपी मैंने ज्वाइन ही किया था, उस समय नीमच और मंदसौर कॉमन जुड़े हुए थे, एक ही जिले का हिस्सा थे। नीमच में एक डेड बॉडी मिली थी, तो दूसरे ही दिन की बात है, मैंने ज्वाइन किया था। तो मुझे लगा था बस मैं गया नीमच और थोड़ा सा इंस्पेक्शन करके आ जाऊंगा वापस सुपरविजन करके। लेकिन लीड पे लीड मिलती गई और आप बिलीव नहीं करेंगे, बिना कपड़ों के साथ में गया था, एक्स्ट्रा कपड़े अपना जो पहन के गया था। 2 दिन मैं और वहां पे जो अधिकारी और पोस्टेड थे बैठ के थाने में लगातार उसमें पूछताछ करते गए ताकि लगे कि जल्दी से अरे हाँ बस आप खुला। 2 दिन लगातार बैठे हुए। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज जो पुलिस की हैं वो सभी के साथ हैं और हम लोग बड़े खुशी से उसको निभाते हैं। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे सक्सेसफुल किसी न किसी लेडी का हाथ होता है। आप अपनी सक्सेस का, अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसे देना चाहिए? देखिए, लेडी से ज़्यादा वो एक चाइनीज़ कहावत है कि हर एक के पीछे एक पूरा विलेज होता है जिसे कहते हैं। तो सक्सेस या यूँ कहें कि किसी भी करियर के पीछे एक इकोलॉजी होती है। आपके वो शिक्षक जिन्होंने आपको संस्कार दिए, जिन्होंने वो प्रेरणा दी कि आपको बढ़ना है आगे और कहीं रुक नहीं जाना। फिर आपके वो सहपाठी, भाई छोटी सी बात करें कि जब मैं MSCT में पढ़ रहा था और IIM अहमदाबाद का सोचा तो सबसे पहले तो ख्याल आया कि अरे हिंदी मीडियम से आए हो, IIM अहमदाबाद में सिलेक्शन कैसे होगा। तब कुछ सहपाठी मिले, नहीं हम बताते हैं तुम्हें कैसे करना है। तो उनका सहयोग हम कैसे भूल सकते हैं। जिन लोगों ने प्रेरित किया कि नहीं तुम्हें प्राइवेट सेक्टर की जगह IPS में आना चाहिए या सिविल सर्विस में आना चाहिए, उनका सहयोग हम कैसे भूल सकते हैं। सर्विस के दौरान जो मेरे SP रहे, मतलब मैं विवेक जौहरी साहब का नाम लेना चाहता हूँ कि ही वॉज माई SP इन जबलपुर। उनके द्वारा सिखाई गई चीज़ें या उनके द्वारा दिए गए एटीट्यूड वो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। तो घूम फिर के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ एक आदमी नहीं। आपके शिक्षक, आपके पेरेंट्स, आपके सहपाठी, आपके सीनियर्स, जूनियर्स आपको बहुत बार कई बार सिखाते हैं, आपके कलीग्स आपको सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके व्यक्ति बनने में और व्यक्तित्व बनने में मदद करती हैं। ये तो हमें पता चल रहा है कि आप एक
प्रोफेसर भी रहे हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी रहे हैं, अच्छे पासपोर्ट ऑफिसर भी रहे हैं। आप एक अच्छे राइटर हैं, आपकी बुक्स चार बुक्स आ रही लिखी हैं आपने, कविताएं भी लिखते हैं। इसके अलावा जो है क्या स्पोर्ट्स को लेकर आप क्या सोचते हैं, या इसके और कौन से आपके शौक से? स्पोर्ट्स दुर्भाग्यवश किसी स्पोर्ट्स में मैं ऐसे एक्सेल नहीं कर पाया कि कहूं कि मैं उस लेवल पे खेला ही खेला। एक्सरसाइज करना मेरा हमेशा शौक रहा है कि मॉर्निंग आवर्स में 1 घंटे में जाके या तो वॉकिंग या जॉगिंग या ट्रेडमिल पे या करूँगा। बैडमिंटन वगैरह शौकिया खेला हूँ कभी, पर किसी स्पोर्ट्स में मैं ऐसे एक्सेल नहीं कर पाया जैसा कि जिसको मैं मेंशन कर सकूँ आपके इंटरव्यू में कि अरे मैं वहाँ पे खेला था। लेकिन 2-3 चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी मेरी रही हैं। वो ये कि मैं ऑनररी टीचिंग करने में मुझे बड़ा मज़ा आता रहा, यूथ को क्लास में पढ़ाने में। और कुछ मेरे सब्जेक्ट्स मैंने जो है डेवलप किए हार्वर्ड्स के आने के बाद में। एक तो लेटरल थिंकिंग क्रिएटिविटी का एक तरीका होता है कि आप कैसे सोचें कि आप क्रिएटिव आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। और एक होता है साइंस ऑफ हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस के बारे में पिछले 10 वर्षों में बहुत रिसर्च हुई है। तो इन दोनों विषयों पे मैंने कुछ मॉड्यूल्स तैयार किए हैं, जिनके लिए मैंने क्लासेस 200 से ज़्यादा वर्कशॉप भी ली हैं पुलिस अकादमी में, मसूरी एकेडमी में जहाँ IAS प्रोबेशनर्स रहते हैं, कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं जिनमें कि मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ। सर जिस तरह से आपने बताया कि लव कम अरेंज हुई है, क्योंकि लाइफ जो होती है एक रेल की 2 पटरियों की तरह होती है, दोनों को अगर साथ चलेंगे तो लाइफ आके सक्सेस होती है। कई बार फैमिली में कभी नाराजगी भी होती है, रूठना मनाने का दौर भी होता है। तो अगर मैम जब नाराज हो जाती हैं या आप नाराज हो तो दोनों एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं? नहीं, मैं या तो सौभाग्यशाली कहूँगा कि मुझे गुस्सा बहुत कम आता है आपको और ये शायद कहें कि पापा से संस्कार मिला है, जो भी रहा है, बहुत ही कम गुस्सा आता है मतलब। और वो एक जो आप कह रहे हैं ना कि चेहरे पे ग्लो कह लीजिए, यूथ कह लीजिए, वो उसका एक कारण हो सकता है कि लगता नहीं है। मतलब ये जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, गुस्सा आने की जगह आप समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और उसमें फिर लगता है आपको कि यदि सामने वाले ने आपसे कुछ दुर्व्यवहार किया है, बदतमीजी की, या ऐसा कुछ किया है जो आप नहीं चाहते थे, उसका आप कारण ढूंढते हैं। तो ऐसा लगता है कि वही जैसे कहते हैं ना, कुछ तो वजह रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता वाली बात है। तो धीरे धीरे समझ में आता है। तो होलिस्टिकली अगर किसी चीज़ को देखा जाए तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। वही मैंने प्रयास किया है अपने में। मैम नाराज होती हैं तो किस तरह से आप मनाते हैं? या तो लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं, मूवी दिखाने ले जाते हैं, क्योंकि मनाना उसके लिए आपको मैम का इंटरव्यू अलग से लेना पड़ेगा। किस तरह से आप उनको, क्योंकि मनाना तो लाजमी है। मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें रहती हैं, आपको समझ में आ जाता है कि किस समय किसकी गलती थी तो कौन सा प्रयास ठीक रहेगा। घर का होम मिनिस्टर कौन है? जैसे हर घर में जैसा होता है, मुकेश जैन IPS ऑफिसर या नहीं? आप ये तो कर नहीं सकते कि आपकी IPS गिरी आप घर में दिखाएं। लेकिन हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है कि अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, जैसे बच्चों के कैरियर के बारे में आदि, तो खैर फॉर्चुनेटली दोनों MBA हैं, वो भी एक वेल नोन इंस्टीट्यूट से MBA हैं, तो मिलकर लिए जाने ठीक रहते हैं। बाकी अब मैं इस बात पे दखल नहीं करता कि सब्जी क्या बननी है या खाना क्या बनना है, और वो इस बात पे नहीं करती कि आज, हालांकि कपड़ों में मदद करती हैं कि आज कपड़े कौन से पहने जाएं, या ये शर्ट, या हाँ उसमें मदद करती हैं, बता भी देती हैं कि ये मैचिंग नहीं कर रहा है। और ये तो सर जब तो आपको भी बहुत कम टाइम मिलता होगा, आपको जॉब ही ऐसी है आपकी, जब फ्री टाइम मिलता है या फुर्सत के लम्हे मिलते हैं, उनको उन फुर्सत के लम्हों को आप किस तरह शेयर करते हैं? पढ़ने लिखने का तो मैंने बताया बहुत शौक, ज़्यादा मतलब एक्सेस है। मतलब जैसे कह सकते हैं कि मुझे अगर किताब और वही रिसेंटली लिखी हुई कोई बेस्ट सेलर मिल जाए तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, तो एक वो रहा है। इसके अलावा भी क्लास लेना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे कोई कॉलेज कहे कि अपने स्टूडेंट्स को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। यहाँ भी जो फ्री टाइम मिलता है फैमिली को नहीं देते? नहीं, अब वो भी शामिल है साथ में, कहीं बाहर खाना जाना या घूमने जाना, तो कुल मिला के कॉम्बिनेशंस रहते हैं सारी चीज़ों के, अच्छा लगता है। अच्छा, अब जो पहले जब आप IPS बने थे या पुलिस फैमिली में, कुछ अलग चुनौतियाँ थी, पुलिस की अलग चुनौतियाँ थी। अब जो चल रहा है एटमॉस्फेयर चल रहा है, अब अलग तरह का क्राइम होता है। अब साइबर की बात करें, आप साइबर में भी आए, या अभी जो पुलिस की जो चुनौती है उसको किस तरह से देखते हैं?
नहीं, देखिए क्या होता है, जैसे भी कोई सिस्टम चेंज होता है तो नेचुरली क्राइम का और सोसाइटी का तरीका भी चेंज होता है। भाई आज 20 साल पहले हम साइबर क्राइम के बारे में नहीं सुनते थे, पर जब टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, हर एक आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, तो क्रिमिनल्स भी उस डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं। क्रिमिनल्स की मोबिलिटी बढ़ी है। पहले होता था कि अगर किसी गांव में क्राइम हुआ है तो VCNB करके कॉन्सेप्ट होती थी, विलेज क्राइम नोटबुक, उसी से पता चल जाता था और उसी से पकड़ में भी आ जाता था। अब तो ये है कि आज किसी ने क्राइम यहाँ किया, सुबह उठ के वो 200 किलोमीटर दूर और फिर फर्दर, तो वो सारी चीज़ें सारे पुलिस अधिकारी भी अब इस बात को मानते हैं और हमारे प्रशिक्षण में भी वो शामिल हो गया है कि जैसे जैसे सोसाइटी के वो चेंज होंगे वैसे वैसे हम लोग को अपनी तैयारी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम, नारकोटिक्स क्राइम, ये अब सब नई चीज़ें हो गई हैं जिनके लिए हम तैयार भी हैं और कर भी रहे हैं। सर, अगर आपको एक विश दी जाए कि आपको ये विषय और पुलिस विभाग में ये चेंजेस करना है, तो क्या चेंज करना चाहेंगे? मैं अपने पुलिस आरक्षक भाई जो हैं हमारे यहाँ, मुझे लगता है कि हम अभी भी एज सिस्टम उनको उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हमें करना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस का, उतना माइंड का। और मैं विश की अगर आप बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उनका क्रियान्वयन पूरी तरह से चाहूँगा। प्रकाश सिंह के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ 6 बिंदु दिए हैं, तो मेरी विश रहेगी कि हम ईमानदारी से उन 6 बिंदुओं को पूरी तरह से जो है वो क्रियान्वित कर पाएँ तो हमारा सिस्टम शायद थोड़ा बेहतर हो सके। ये तो हमें समझ में आ गया सर, आपको लिखने पढ़ने का शौक है, बुक्स भी लिखते हो, और ये भी पता है कि आफ्टर रिटायरमेंट, जो कि काफी टाइम है अभी, उम्मीद है कि आप मध्य प्रदेश के DGP बने। इसलिए एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आप जैसे ऑफिसर अगर मध्य प्रदेश के DGP बनते तो मध्य प्रदेश पुलिस का भी सौभाग्य होगा। एक जो सवाल बार बार आता है कि जो रिटायरमेंट के बाद आप डेफिनेटली ये पता है कि आप या तो टीचिंग करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन जो सबसे सवाल है कि अभी जो बदलाव है मध्य प्रदेश पुलिस में, जो बदलाव की जो जरूरत है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि आरक्षक जो कांस्टेबल लेवल के या ASI लेवल के कर्मचारी अधिकारी, उनकी जो सोशल एक्टिविटीज है या उनकी सामाजिक जो दिक्कत है कोई, उनको किस तरह से दूर करने का प्रयास करें? वो तो पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा मुझे उस समय क्या स्थिति है, और अभी बहुत दिनों से मैं सीधे जो है पुलिसिंग से जुड़ा हुआ नहीं। मेरा तात्पर्य सिर्फ ये था कि जो आरक्षक लेवल का जो होता है हमारा कर्मचारी या अधिकारी, और उसको ग्राउंड की इतनी नॉलेज होती है, उसका इतना अनुभव होता है, उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। अभी करते हैं, सारे अधिकारी करते भी हैं, हमारे अच्छे SPs और DSPs थाने प्रभारी वो उन कांस्टेबल्स को लेके साथ में चलते हैं, इसलिए केसेस भी निकल जाते हैं। पर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, उस कांस्टेबल ने जिसके पास ग्राउंड लेवल नॉलेज जिसको कहते हैं वो होती है, उसको हम जितना ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे उतना ही हम क्राइम को डिटेक्ट करने में ज़्यादा सफल और प्रभावी हो पाएंगे। और जनता से संबंध भी, क्योंकि वो व्यक्ति जो नाइट बीट में घूमता है, सड़क पे घूमता है, उसको पता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, उसको हमसे ज़्यादा पता है। उसको ये भी पता है कि किस तरह का व्यक्ति जबरदस्ती पुलिस वालों के साथ घूम रहा है, जो और कौन सा एक अच्छे विचारों के साथ जो वास्तव में मदद करना चाहता है। तो मेरा तात्पर्य यह है कि हम जो अपने ग्राउंड लेवल वाले जो हैं वर्कर्स, उनकी नॉलेज को और उनकी विजडम को जितना ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे उतना ही हम अपने सिस्टम को ज़्यादा प्रभावी बना पाएंगे। क्योंकि आप अभी वर्तमान में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और मतलब सड़क रोड पे गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं, एक परिवार में 4-4, 5-5 गाड़ी है, भले गाड़ी रखने की जगह नहीं। तो ये जो नया सिस्टम और लोगों को लग्जरियस लाइफ की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या प्लानिंग से आपको ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या योजना है आप? देखिए, ट्रांसपोर्ट आपका सही कहना है कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है वैसे वैसे मोबिलिटी भी बढ़ती है, और मोबिलिटी का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वाहन हो। अच्छी बात है, उससे स्पीड भी बढ़ती है, लग्जरी भी बढ़ती है। 2-3 चीज़ें हमारा एम्फेसिस रहा है। पहली बात तो हम करें कि हमारा सिस्टम जो है मोटर व्हीकल एक्ट के जो सारे प्रावधान हैं उनमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटेट कर सकें लोगों को। अब हर एक व्यक्ति को अपनी गाड़ी को रजिस्टर कराना है या लाइसेंस लेना है, तो अब आपने देखा होगा कि हमने फेसलेस सर्विसेज चालू की, ऑनलाइन सर्विस। भाई किसी भी व्यक्ति को जिसको लर्निंग लाइसेंस लेना है, हमारा प्रयास है कि वो घर से क्यों न ले सके, उसको RTO ऑफिस आके और लाइन में खड़े होकर समय क्यों बर्बाद करना पड़े, जो समय वो अदरवाइज कहीं अच्छी जगह यूज़ कर सकता है। तो इसी तरह मैंने ज्वाइन करते ही हर एक RTO कार्यालय में एक हेल्प डेस्क चालू की थी कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको फैसिलिटेट करें हम कि भाई किस खिड़की पे जाना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, किसका फोटोकॉपी लगाना होगा, आपके सत्यापन किन का करना होगा। तो
तो जल्दी सेवाएं, प्रभावी सेवाएं और पारदर्शी सेवाएं, ये हम लोगों का पहला एम्फेसिस रहा है। दूसरा एम्फेसिस हमारा ये रहा है कि हम सड़क सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने नंबर्स देखे होंगे, प्रदेश में लगभग 10,000 और देश में लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है। तो विजन जीरो करके प्रोग्राम हमने कभी लॉन्च किया है, पिछले सप्ताह ग्वालियर में फंक्शन हुआ था, कि सड़क दुर्घटनाओं को हम कम से कम कैसे करें और दुर्घटनाओं की मृत्युओं को कैसे कम से कम करें। और उसके लिए अकेले परिवहन विभाग नहीं, परिवहन के साथ पुलिस, स्वास्थ्य, PWD, शिक्षा विभाग जो कि अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, हम उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो और यदि हो तो उनमें व्यक्तियों की मृत्यु न हो। एक आखिरी सवाल, जो नए लोग सिविल एग्जाम्स में शामिल होना चाहते हैं या सिविल एग्जाम देना चाहते हैं या IPS या IAS बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि आप टीचर भी हैं, टीचिंग भी करते हैं और इन लोगों को मोटिवेट भी करते हैं काफी, तो क्या उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए कि उनका सिलेक्शन आसानी से हो सके और क्या क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? आपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया कि उस तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा है सब्जेक्ट क्या चूज करना चाहिए। और सब्जेक्ट चूज करने में देखिए, एक तो विकल्प बहुत सारे नहीं रहते। यदि आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है तो अचानक आप मैथमेटिक्स नहीं ले सकते सब्जेक्ट, पर यस कुछ सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्या होता है वो उस एग्जाम की तैयारी लगभग 1 वर्ष तक खींचती है। पहले आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हैं, उसके बाद मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट चूज करें आप जो आपको अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ वो नहीं कि 2 घंटे आपने पढ़ के और एग्जाम दे दिया। आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता है, आप उसमें रियली पारंगत होना चाहते हैं, विशेषज्ञ होना चाहते हैं, उसके बारे में मैगजीन से, बुक से, गाइड से सब कुछ पढ़ लेना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट आपको मज़ा आए उसमें। और दूसरा, वो सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट अच्छे माने जाते हैं जिनमें स्कोरिंग होते हैं, तो वो भी एक एग्जाम स्ट्रैटेजी है कि उन सब्जेक्ट्स में जो आपको अच्छे लगते हैं उनमें से वो उस सब्जेक्ट का आप चयन करें जो स्कोरिंग भी हो, ताकि आपका सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएं। जाते जाते सर एक आखिरी सवाल कि आपकी कोई एक ऐसी अंतिम इच्छा जो आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो मेरी इच्छाएं हैं उनको तो मैं पूरा करता जाऊं। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मैं कोई कर नहीं पा रहा हूं, समय की बात होती है। किस दिन आपको लगता है कि इस चीज़ में समय ज़्यादा गुजारना चाहिए लेकिन किसी और में लग जाता है, तो कुछ जो चीज़ें कुछ अधूरी रह गई, रिटायरमेंट की बात करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरह से। अच्छी चीज़ लगती कोई तो उसके लिए समय निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन साहब, जिनसे हमने टीटाई में आज चर्चा की और जाने उनके अनकहे राज। आपको कैसे लगे जरूर हमें कमेंट्स करके बताइए, मैसेज करके बताइए। और सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए टीटाई। धन्यवाद जुबैर भाई, मुझे भी अच्छा लगा आपको आपके माध्यम से आपके श्रोताओं और दर्शकों से जुड़ने का और अपनी बातें शेयर करने का। हो सकता है मेरी लाइफ जर्नी से किसी को कुछ अच्छा लगे, प्रभावित हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। डेफिनेटली सर, आपकी जर्नी बहुत अच्छी है, इसलिए प्रभावित होंगे। तो देखते रहिए टीटाई। नमस्कार।